नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। आज से संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। आज दोनों ही सदनों में अहम विधेयक सूचीबद्ध हैं। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 लेकर आएगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह विधेयक को पेश करेंगे और चर्चा के लिए भी इसे सदन में रखा जाएगा। विधेयक के जरिए केंद्र सरकार देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और परीक्षा धांधली के मामलों पर लगाम कसेगी। प्रस्तावित संशोधन में दोषियों के लिए सजा और जुर्माने को कई गुना बढ़ाने के साथ साथ जांच और सुनवाई को समयबद्ध बनाने की व्यवस्था की गई है। लोकसभा में आज उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 भी चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। राज्यसभा में आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 चर्चा के लिए सूचीबद्ध है। विधेयक को शुक्रवार को उच्च सदन में पेश किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए एक हाई पावर टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि टास्क फोर्स परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगी। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी हाई पावर टास्क फोर्स के अध्यक्ष होंगे। फोर्स की सिफारिशों के आधार पर भविष्य की परीक्षाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए जल्द आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। टास्क फोर्स में पूर्व आईबी निदेशक तपन टेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने दोहराया है कि केंद्र सरकार परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। परीक्षा सुधारों के लिए पीएम मोदी के बड़े ऐलान का सभी केंद्रीय मंत्रियों ने स्वागत किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार नई पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए लगातार सुधार करने के सिद्धांत पर काम करती है। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल का स्वागत किया है। उन्होंने इसे शिक्षा सुधार की दिशा में अहम कदम बताया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। वो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। कार्यभार ग्रहण करने के बाद शिक्षा मंत्री ने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। प्रहलाद जोशी ने कहा कि मंत्रालय की कार्यप्रणाली, नीतियों और जारी कार्यक्रमों की व्यापक समझ के लिए बैठक की गई। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्रालय के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने और नई पहल लागू करने की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद किया। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े। विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य विकसित भारत की यात्रा में सीमावर्ती गांवों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस वर्ष इसमें 400 से ज्यादा युवा शामिल हुए। राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के माध्यम से प्रतिभागियों का चयन किया गया। उन्हें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट सीमावर्ती गांवों को करीब से देखने समझने का अवसर दिया गया। भाजपा आज देश भर में कलाम को सलाम नाम से विशेष अभियान चलाने जा रही है। ये कार्यक्रम पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर आयोजित किया जाएगा। अभियान की शुरुआत तमिलनाडु के रामेश्वरम से होगी, जहां डॉक्टर कलाम के आवास से उनके स्मारक तक यूनिटी मार्च निकाला जाएगा। डॉक्टर कलाम के परिजनों से भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल मुलाकात भी करेगा। बीजेपी का उद्देश्य डॉक्टर कलाम के विचारों और योगदान को समाज के अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है, जिसमें युवाओं को विकसित भारत के संकल्प से जोड़ने पर भी फोकस रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ज्ञान, अनुशासन, सादगी और राष्ट्र सेवा को अपने जीवन का आधार बनाया और देश के करोड़ों युवाओं में आत्मविश्वास, नवाचार और राष्ट्र निर्माण का भाव जागृत किया।
पीआईबी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी से जुड़े अल जजीरा की एक सोशल मीडिया पोस्ट में किए गए दावे को फर्जी बताया है। पोस्ट में दावा किया गया था कि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूरी कोशिशों के बावजूद पेपर लीक को रोका नहीं जा सकता। पीआईबी फैक्ट चेक में दावे को भ्रामक और फर्जी पाया गया और बताया कि प्रहलाद जोशी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। उन्होंने केवल राजस्थान में पेपर लीक के मुद्दे पर प्रियंका गांधी के पहले दिए गए बयान का हवाला दिया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में नए आयकर भवन आयकर सिंधु का उद्घाटन किया। अलग अलग स्थानों पर संचालित आयकर कार्यालयों को एकीकृत करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अधिकारियों से ईमानदारी, दक्षता और नागरिक केंद्रित कार्यप्रणाली के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय, सर्वोच्च न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग ने विशेष सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून के विकास में भारत के योगदान और UNCITRAL के साथ उनके सहयोग पर विचार किया गया। विदेश मंत्रालय के सचिव आर्थिक संबंध सुधाकर दलीला ने इसमें भाग लिया। असम में बाढ़ की स्थिति में हुआ सुधार। बारिश थमने से कई जिलों में जलस्तर घटा, जिससे राहत और बचाव कार्य हुए तेज। वहीं बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 68। असम में अब भी 6.5 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि 18,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। वहीं भारतीय वायुसेना प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम में बाढ़ प्रभावित जिलों में सुरक्षा जांच के बाद चरणबद्ध तरीके से बिजली आपूर्ति बहाल की जा रही है। सरकार जल्द सामान्य स्थिति बहाल करने में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक वीडियो साझा कर बताया कि राहत टीमें दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचकर जरूरी सामान वितरित कर रही है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। गुजरात में 4 दिन की भारी बारिश के बाद अब स्थिति में सुधार। 7,900 से अधिक लोगों का रेस्क्यू किया गया और 52,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। प्रभावित इलाकों में सड़क, बिजली और अन्य सेवाएं की जा रही हैं बहाल। मौसम विभाग ने कल तक राज्य में कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार आज छत्तीसगढ़ और ओडिशा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर हो सकती है मूसलाधार बारिश। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए बागेश्वर जिले के कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों और सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 दिन की छुट्टी घोषित की गई है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश का पूर्वानुमान है। इसी के साथ तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, पंजाब, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश की उम्मीद। कर्नाटक लोक सेवा आयोग ने पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए आंतरिक जांच समिति की गठित। ये फैसला केपीएससी अध्यक्ष शिव शंकरप्पा, एस साहूकार, अन्य अधिकारियों और 29 चयनित उम्मीदवारों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में एफआईआर दर्ज होने के 1 दिन बाद लिया गया। 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बना हुआ है। अब तक 4.14 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन कर चुके हैं। 4,474 यात्रियों का नया जत्था रविवार को बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना हुआ। ये पवित्र यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। फिलहाल रखरखाव कार्य के कारण पहलगाम मार्ग से यात्रा अस्थायी रूप से बंद है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में वन विभाग ने मानसून के दौरान बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत पूरे जिले में 1 लाख से ज्यादा पौधे लगाने और वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवाड़ी में 109 करोड़ रुपए से अधिक के 44 विकास कार्यों का लोकार्पण और 54 करोड़ रुपए से अधिक के 15 कार्यों का भूमि पूजन किया।
डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के कल्याण, बुंदेलखंड के विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कई नई विकास परियोजनाओं की घोषणा भी की। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मोरमुगांव में 20 बेड वाले प्राइमरी हेल्थ सेंटर का शिलान्यास किया, जिसे 26 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि ये केंद्र नया स्वास्थ्य केंद्र बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार हर नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में गढ़ रोड स्थित एक निजी अस्पताल में आग लग गई। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। एफएसओ अरशद खान के अनुसार 7 से 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि अन्य को पहले ही निकाला जा चुका था। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। सीआरपीएफ का स्थापना दिवस आज। गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों को बधाई देते हुए कहा कि सीआरपीएफ ने भारत की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर लड़ाई जीतकर गर्व के अनगिनत कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए रोजगार सृजन, कौशल विकास और नीति निर्माण में युवाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार प्रयास किए हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि बायोफ्यूल मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और समुद्र मंथन जैसी परिवर्तनकारी पहलें भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता के नए युग की ओर ले जा रही है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे के विकास और आधुनिकीकरण के लिए नौवहन प्रशासन महानिदेशालय के साथ समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। भारत में खनन और निर्माण उपकरण से जुड़े क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय 2030 तक अगले 4 वर्षों में बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। सरकार ने देश में न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और अदालतों के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए 2010 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मारुति सुजुकी इंडिया ने चालू वित्त वर्ष में करीब 9 लाख सीएनजी वाहन बेचने का लक्ष्य रखा है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी ने विभिन्न मॉडल श्रेणियों में 2.2 लाख सीएनजी वाहन बेचे हैं। कृषि मंत्रालय के बयान के अनुसार विशेषज्ञों के एक उच्च स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत में आनुवांशिक रूप से संशोधित और जीनोम संपादित फसलों को सुरक्षित रूप से अपनाने में तेजी लाने के लिए विज्ञान आधारित नियामक सुधारों की मांग की गई है। ऊर्जा और खनन क्षेत्र में केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में कामकाज बेहतर बनाने के लिए CPSE परामर्श सम्मेलन 2026 आयोजित किया गया। सम्मेलन में परियोजनाओं को समय पर पूरा करने, संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और संगठन की कार्यक्षमता बढ़ाने पर चर्चा हुई। CPSE परामर्श सम्मेलन 2026 में योजना, DPR, अनुबंध, भूमि अधिग्रहण, डीप टेक प्रौद्योगिकी को अपनाने और PM गति शक्ति प्लेटफॉर्म का उपयोग करके एक कार्यान्वयन योग्य CPSE सुधार एजेंडा तैयार करने पर चर्चा हुई।
8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने वेतन संशोधन और सेवा संबंधी अन्य लाभों पर चर्चा जारी रखते हुए अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पक्षकारों के साथ बातचीत के 2 और दौर आयोजित करने की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आयकर विभाग का काम केवल कर वसूलना नहीं, बल्कि आम लोगों को इधर उधर दौड़ाए बिना उनके हित में काम करना है। साथ ही बिना परेशानी के समय पर सेवाएं देना भी विभाग की जिम्मेदारी है। भारत ने 350 किलोग्राम के थ्रस्ट श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE ने विकसित किया है। चेन्नई में मिड साइज ऑफिस स्पेस की लीजिंग गतिविधि 2026 की पहली 6 माही में लगभग दोगुनी होकर 12 लाख वर्ग फुट पर पहुंच गई है। भारत में प्राकृतिक गैस की खपत बढ़ाने के लिए सिर्फ LNG आयात क्षमता बढ़ाना काफी नहीं होगा। इसके लिए गैस पाइपलाइन नेटवर्क, वितरण व्यवस्था और बाजार नियमों में सुधार पर भी जोर देना होगा। इसके साथ ही गैस आधारित उद्योगों से मांग बढ़ाना भी जरूरी है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की पेंट्री कार में मानक से कम गुणवत्ता वाला खाद्य पदार्थ बेचने के मामले में सोपन रेस्टोरेंट पर जुर्माना लगाया है। अगस्त में IPO बाजार में काफी गतिविधियां देखने को मिलेंगी। इस दौरान जेप्टो, होम फाइनेंस और लॉजिस्टिक मंच शिपरॉकेट सहित 1 दर्जन से अधिक कंपनियां अपना IPO लाने की तैयारी में है। रियल एस्टेट कंपनी महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स लिमिटेड की बिक्री बुकिंग वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-जून तिमाही में मजबूत आवास मांग के कारण 2 गुना से अधिक होकर 925 करोड़ रुपए हो गई है। घरेलू मांग में लगातार गिरावट के कारण इस वर्ष की दूसरी तिमाही में चीन की GDP वृद्धि दर घटकर महज 4.3% रह गई है। अमेरिका और ईरान के संघर्ष के बीच शांति के आसार नजर आ रहे हैं। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिका के सहयोगी देशों पर जवाबी हमले रोक दिए हैं। वहीं अमेरिका ने भी रविवार को लगातार दूसरे दिन ईरान पर अपने हमले बंद रखे। व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संयुक्त राष्ट्र में दूत ने कहा है कि अमेरिकी सेना तैयार है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप बातचीत के लिए कुछ समय देना चाहते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस लगातार आम लोगों को निशाना बना रहा है। राष्ट्रपति ने बताया कि चेर्निहिव में एक सुपरमार्केट और जापोरिजिया पर हुए हमलों में कई लोग हताहत हो गए, जबकि 2 लोगों की मौत भी हुई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि यूक्रेन द्वारा ईरानी कमर्शियल जहाज पर किए गए हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने X पर लिखा कि ज़ेलेंस्की ने एक ईरानी कमर्शियल जहाज पर हमला किया, जिसमें एक नाविक की मौत हो गई। बलूचिस्तान में जबरन गुमशुदगियों के मामलों पर बलूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार विभाग ने पाकिस्तान सरकार से जवाब मांगा है। संगठन ने 4 बलूच नागरिकों के अपहरण की निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का गंभीर उल्लंघन बताया है। BNM के अनुसार लापता लोगों को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों ने हिरासत में लिया है। संगठन ने मांग की है कि सभी लापता लोगों का तुरंत पता बताया जाए, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कर कार्रवाई की जाए। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आज अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होगी। इस दौरान दोनों नेता क्षेत्रीय सुरक्षा, विशेष रूप से ईरान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू दिवंगत अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम की स्मृति में आयोजित एक श्रद्धांजलि सभा में भी शामिल होंगे। इजरायली प्रधानमंत्री लिंडसे ग्राहम को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जिन्हें उन्होंने इजरायल की स्थापना के बाद से उसके सबसे बड़े मित्रों में से एक बताया है।
स्पेन के कैस्टेलॉन के जंगलों में भीषण आग लगी है। फायर फाइटर्स की कड़ी मशक्कत के बावजूद आग ने 4,300 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है। स्पेन में जंगल की आग ने 15,000 से ज्यादा निवासी अपने घरों से बेघर हो गए हैं। आग लगभग 40 किलोमीटर के दायरे में फैल गई थी। आग बुझाने के लिए 450 से ज्यादा इमरजेंसी कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं। न्यूयॉर्क शहर के क्वींस इलाके में लगी भीषण आग में 21 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 19 दमकल कर्मी शामिल थे, जिन्हें स्थानीय अस्पतालों में ले जाया गया है। सेनेगल के राष्ट्रपति बसीरू फे ने डकार में आयोजित एक स्थापना सभा में अपनी नई राजनीतिक पार्टी किराए लेस पैट्रियट्स रिपब्लिकन्स की आधिकारिक शुरुआत की। रोमानिया के F-16 लड़ाकू विमान ने काला सागर के ऊपर एक रूसी ड्रोन को मार गिराया। ये घटना नाटो देश के हवाई क्षेत्र के पास ड्रोन गतिविधियों की बढ़ती घटनाओं के बीच हुई है। रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन ने इसे अस्वीकार्य और असहनीय बताया है। टाइफून नोल दक्षिणी चीन के तट से टकराया। इसके असर से ग्वांगडोंग प्रांत और हांगकांग में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि मंगलवार तक कई इलाकों में भारी से मूसलाधार बारिश जारी रह सकती है। बांग्लादेश में खसरे का प्रकोप लगातार गंभीर होते जा रहा है। पिछले 24 घंटों में खसरे से 4 और बच्चों की मौत हो गई है। देश में खसरे से जुड़ी मौतों की कुल संख्या बढ़कर अब 820 हो गई है। बर्लिन पुलिस ने बताया कि बर्लिन के प्राइड समारोह के पास एक वाहन भीड़ में घुस गया, जिससे कई लोग घायल हो गए। टक्कर मारने के बाद बर्लिन प्राइड परेड रद्द कर दी गई। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू का राष्ट्रमंडल खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन एक बार फिर देखने को मिला। चानू ने 48 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में स्वर्ण पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की। ये लगातार तीसरी बार है जब चानू ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया है। उन्होंने स्नैच में 85 किलो वजन उठाकर लगातार कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड तोड़ दिया। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय वेटलिफ्टर राजा मुथुपंडी ने पुरुषों के 65 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। मुथुपंडी ने पूरे मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 286 किलोग्राम वजन उठाया था। इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक मलेशिया के मोहम्मद अजनील बिदिन ने 299 किलोग्राम के खेल रिकॉर्ड के साथ अपने नाम किया, जबकि पापुआ न्यू गिनी के मोरिया बारू ने 282 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में ऋषिकांत सिंह चोट के बावजूद रजत पदक जीतने में सफल रहे। घुटने की चोट के कारण वो स्वर्ण पदक की दौड़ में अपनी बढ़त बरकरार नहीं रख पाए। मणिपुर के 28 वर्षीय भारोत्तोलक ने स्नैच में 121 किलोग्राम वजन उठाकर राष्ट्रमंडल खेलों के रिकॉर्ड की बराबरी की। ऋषिकांत राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले मणिपुर के पहले पुरुष भारोत्तोलक बनने का गौरव हासिल किया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज जदुमणि सिंह ने आसान जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। जदुमणि सिंह ने पाकिस्तान के सुमामा रहमान को एक तरफा मुकाबले में शिकस्त दी। एशियाई खेलों की कांस्य पदक विजेता प्रीति पवार ने महिलाओं के 54 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर पदक की उम्मीद कायम रखी है। 22 वर्षीय प्रीति ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलावी की डेबोरा मतेंजे को हराया। भारत को राष्ट्रमंडल खेलों में रविवार को लॉन बॉल्स में निराशा हाथ लगी। महिला युगल टीम इंग्लैंड से टाई ब्रेकर में हारकर बाहर हो गई है। पिंकी सिंह और रूपा रानी तिर्की की जोड़ी सेक्शन बी के अपने अंतिम मुकाबले में इंग्लैंड से टाई ब्रेकर में हार गई। दोनों टीमों ने एक सेट जीता, जिसके बाद खेले गए निर्णायक टाई ब्रेकर में इंग्लैंड ने 1-0 से जीत दर्ज की। पुरुष एकल में पुतुल सोनोवाल की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद भी टूट गई। पुतुल सोनोवाल को सेक्शन डी के मैच में माल्टा के शॉन जेम्स पार्निस से 0.5 से 1.5 से शिकस्त मिली। पुतुल अंक तालिका में तीसरे स्थान पर चल रहे हैं। आज अपने अंतिम सेक्शन मुकाबले में उनका सामना
केन्या के अनवर हमादा से होगा। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैच की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला भारत ने 35 रन से अपने नाम कर लिया है। इस तरह भारत ने सीरीज को 3-0 से जीतने में सफलता हासिल की। वैभव सूर्यवंशी के 81 रन की पारी के बल पर भारतीय टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 192 रन बनाए। इसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना पाई। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच के साथ साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया। वो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम में सबसे कम उम्र में ये दोनों खिताब लेने वाले खिलाड़ी बने और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़ दिया। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जब खबर